इसके बाद हमने क्या है, सेक्शन जो 6 है हमारा, सेक्शन 6 था, ये हमने क्या क्या था कि संपत्ति अंतरण क्या अंतरित किया जा सकेगा, क्या अंतरित किया जा सकेगा। इसमें हमने देख लिया था कि 10 जो एक्सेप्शन उनको छोड़ करके जो बातें हैं वो ट्रांसफरेबल की जा सकती हैं, ये चीजें ट्रांसफर नहीं की जाएंगी। फिर सेक्शन हमारा क्या है, 7 था। सेक्शन 7 ये कह रहा है कि अंतरण के लिए कौन कंपिटेंट माना जाएगा, जो कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अधीन किसी भी व्यक्ति को सक्षम माना गया है, वही व्यक्ति प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है। तो आज हम क्या है इसे आगे कंटिन्यूस करेंगे। हाँ देखो, अपन क्या है कल 7 सेक्शन तक कंप्लीट कर चुके हैं, आज जो सेक्शन 8 है उसको कंटिन्यूस कर रहे हैं। आवाज क्लियर आ रही है सभी को? वो अपना स्क्रीन दिख रहा है किसी को? कोई? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। हाँ, इसमें देखो लिखा है कि ऑपरेशन, यानी इसमें लिखा है ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफर, यानी अंतरण का इफेक्ट क्या पड़ेगा। यानी दूसरी लैंग्वेज, यहाँ पे तो ऑपरेशन लिखा हुआ है, ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफर, इसका मतलब होता है कि अंतरण जो भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाएगी उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। तो सेक्शन 5 में हमने देखा है कोई भी प्रॉपर्टी है, एक जीवित व्यक्ति दूसरे जीवित व्यक्ति को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है। सेक्शन 6 ये कहता है क्या क्या ट्रांसफर किया जा सकता है, जो कि 10 एक्सेप्शन के तहत जो आता है, उसके अलावा कोई भी प्रॉपर्टी है वो या किसी भी तरह की प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा सकती है। फिर 7 जो सेक्शन है उसमें हमने देखा है कि कौन व्यक्ति प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है। तो उसमें ये कहता है कि हर एक व्यक्ति एनी पर्सन जो कॉम्पिटेंट है प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए, वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है। तो जैसे ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, इफेक्ट का मतलब उसके साथ साथ क्या क्या ट्रांसफर होगा, किस चीज का होगा, ये हम आज पढ़ेंगे। इसमें कहता है कि जब तक कोई भिन्न आशय, यानी भिन्न आशय का मतलब जो हम प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं उसके अलावा कोई भी इंटेंशन नहीं होनी चाहिए, यानी जो हम ट्रांसफर कर रहे हैं उसका ही क्या है इंटेंशन होनी चाहिए, उस इंटेंशन से भिन्न अभिव्यक्त न हो, यानी कोई भी उसकी इंटेंशन उसके अलावा नहीं होनी चाहिए या आवश्यक रूप से विवक्षित न हो। यानी एक तो होता एक्सप्रेस और एक होता विवक्षित। एक्सप्रेस का हमने देख लिया था, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वहां भी हमने पढ़ा था इसको, सेक्शन 9 में, या वहां भी आता है कि एक्सप्रेस या इम्प्लाइड। एक्सप्रेस का मतलब होता है कोई वर्ड के द्वारा अगर कोई चीज एक्सप्रेस की जाती है या बता दी जाती है तो उसको एक्सप्रेस माना जाएगा। और इम्प्लाइड का मतलब होता है बाई कंडक्ट कोई चीज अगर महसूस की जाती है उसको इम्प्लाइड कहा जाएगा। तो इसका मतलब है कि जब तक कोई भी भिन्न आशय अभिव्यक्ति हो न हो या आवश्यक रूप से विवक्षित न हो, तब संपत्ति का अंतरण, तब तक संपत्ति का अंतरण क्या होगा, अंतरिति को तत्काल ही संपत्ति में के और उसकी विधिक प्रसंगतियों में के उस समस्त हित का संक्रमण कर देता है, जिसका संक्रमण करने के लिए अंतरक तब तक समर्थ हो, ऐसी प्रसंगतियों के अंतर्गत आते हैं। यानी इसमें लैंग्वेज क्या है, ये कहना चाहता है कि अगर जब तक प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने वाले व्यक्ति का आशय, इंटेंशन अगर क्या है भिन्न नहीं होनी चाहिए, अगर वो कोई भी चीज बताता है चाहे तो वो एक्सप्रेसली हो चाहे इम्प्लाइडली हो, तो वो ट्रांसफर क्या है तुरंत ही हो जाएगा, तुरंत ही ट्रांसफर माना जाएगा, तुरंत ही ट्रांसफर कर देगा। लेकिन वहां संक्रमण करने के लिए अंतरत तब तक समर्थ होगा। संक्रमण का मतलब है दूसरे को जाना, जब वो क्या है प्रॉपर्टी जाएगी तो वो समर्थ मानी जाएगी, समर्थ होगी। और किन परिस्थितियों में, इस परिस्थितियों के अंतर्गत, ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो भी देख लो, अनलेस ए डिफरेंट इंटेंशन इज एक्सप्रेस्ड और नेसेसरली इम्प्लाइड ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी passes forthwith to the transfer all the interest which the transfer is then capable of passing in the property and in the legal incident thereof। आगे कह रहा है कि इसमें क्या क्या प्रसंगतियां अंतर्गत आएगी। इसमें कहता है जहां की संपत्ति भूमि हो, अगर जहां लैंड की बात कर रहा है तो उससे अगर जो भी उपाबद्ध या सुखाचार है, उपाबद्ध का मतलब जो भी चीज अटैच है या उसके लीज का कोई राइट है, तो अंतरण के पश्चात प्रोत्पादन, ठीक है। देखो ये लिख रहा है अगर जहां भी प्रॉपर्टी है भूमि से संबंधित अगर कोई ट्रांसफर की बात आती है तो उस भूमि से जो भी चीजें अटैच हैं, चाहे तो वो अटैच हो या कोई सुखाचार लीज की बात हो,
तो अंतरण के पश्चात क्या है, प्रोद्भावमान, उसके बाटक और लाभ भूबद्ध सब चीजें क्या हो, ट्रांसफर होंगी। ये नहीं प्रॉपर्टी तो मेरे नाम कर दो, लेकिन इसके ऊपर जो ये चीज है ना ये आप रख लो, ऐसा नहीं होगा। यानी जब लैंड की बात आती है तो लैंड से संबंधित कोई भी चीज ट्रांसफर होगी तो उसके साथ जो भी बाटक है या प्रॉफिट है या उससे संबंधित जो भी अटैच चीजें हैं सारे की सारी क्या होंगी, साथ में जाएंगी। इंग्लिश वर्जन में देख लो, सच इंसिडेंट इंक्लूड वेयर द प्रॉपर्टी इज लैंड ए easement annexed thereto, rent and profit thereof accruing after the transfer and all things attached to their earth। सेकेंड कंडीशन ये कह रहा है, यानी जहां लैंड होगी तो लैंड से संबंधित जो भी अटैच चीजें हैं सारी की सारी जाएंगी, चाहे उसमें बाटक हो, लाभ हो या उससे संबंधित कोई चीज भी अटैच हो। सेकंड कह रहा है अगर भूमि से संबंधित क्या है, मशीनरी ट्रांसफर कर रहे हो, अगर वहां पे अटैच क्या है, मशीनरी है, भूबद्ध है मशीनरी, तो वहां उसके जंगम भाग चाहे चलायमान भाग है वो भी क्या है, साथ में जाएंगे। थर्ड कह रहा है और जहां कोई संपत्ति कोई ग्रह हो वहां उपाबद्ध सुखाचार अंतर के पश्चात प्रोद्भावमान। हाँ देखो इसमें ये कह रहा है कि भूबद्ध हो वहां उसके जंगम संपत्ति या कोई ग्रह या उपाबद्ध सुखाचार अंतरण के पश्चात प्रोद्भावन या भाटक और उसके साथ स्थायी उपयोग के लिए उपबंध, उसके साथ ताले, चाबी, छड़े, खिड़की, अन्य सब चीजें क्या है, साथ में जाएंगी, सब चीजें साथ में जाएंगी। उसके साथ आगे क्या कह रहा है, और जहां की संपत्ति को ऋण या अन्य अनुयोज्य दावा हो उसके लिए प्रतिभूतियां, यानी उस दशा के सिवाय जिसमें ऐसे अन्य ऋण या दावों के लिए भी है जिन्हें अंतरिति को अंतरित नहीं किया गया है किंतु अंतरण के पूर्व प्रोद्भावमान होने के पश्चात प्रोद्भावन उसका ब्याज आय या आय भी। यानी कुल मिलाकर के सेक्शन 8 ये कह रहा है कि जब कोई भी चीज प्रॉपर्टी अगर ट्रांसफर कर रहे हैं तो उस प्रॉपर्टी से संबंधित जो भी चीजें अटैच हैं, चाहे मूवेबल हो या इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, वो उसके साथ ही क्या है, ट्रांसफर होगी। ये अपने को ध्यान रखना है सेक्शन 8 में। सेक्शन 9 कह रहा है कि मौखिक अंतरण यानी ओरल ट्रांसफर कैसे होगा। ओरल ट्रांसफर का मतलब है हर उस दशा में जिसमें विधि द्वारा कोई लेख, अभिव्यक्त या अपेक्षित नहीं है, विधि द्वारा अभिलेख या अपेक्षित, या हर उस दशा में जिसमें विधि द्वारा कोई लेख, अभिव्यक्त, अपेक्षित नहीं है, संपत्ति का अंतरण लिखे बिना किया जा सकेगा। तो इसका मतलब क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि कोई जरूरी नहीं है कि रिटर्न ही ट्रांसफर होगा, यानी अगर वो कोई भी प्रॉपर्टी है तो ओरल भी ट्रांसफर हो सकती है। ये बात सेक्शन 9 यहाँ पे क्लियर कर रहा है। कई बार हमारे ये भी होता है कि ट्रांसफर होती है वो तो रजिस्टर्ड होती है, फिर रिटर्न ही होगी, तो यहाँ पर ये क्लियर कर रहा है कि वो क्या है, ओरल भी हो सकती है। किन कंडीशन में हर उस दशा में जिसमें विधि द्वारा कोई लेख अभिव्यक्त है, अगर कहीं ऐसा कोई रिटर्न एक्सप्रेसली वो बात बता दी गई है और वहां पे एक्सप्रेसली नहीं है, यानी बताई नहीं गई, तो वहां कोई संपत्ति का अंतरण बिना लिखे भी किया जा सकता है कि ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मे मेड विदाउट राइटिंग इन एवरी केस इन विच ए राइटिंग इज नॉट एक्सप्रेसली रिक्वायर्ड बाई लॉ। जहां पे लॉ ये रिक्वायर्ड नहीं करती है कि लिखित होना चाहिए, तो वहां उसको मौखिक भी ट्रांसफरेबल किया जा सकता है। सेक्शन 10 देखो। हाँ सर, जैसे मतलब भाइयों का कहते हैं आपस में बंटवारा होता है तो वो कहते हैं मौखिक हो जाता है। हाँ वो मौखिक ही होता है, तो वहां यानी ये कहना चाहता है कि अगर वहां नहीं बीच में आ रहा है ना, कि परिवार में लो नहीं आएगा, वहां कहेगा भाई कानून क्या करेगा, अपन जब घर की बात, परिवार की बात है तो अपन मिल बैठ के बांट लेते हैं, तो वहां फिर ऐसा बातें रिटर्न होनी कोई जरूरी नहीं है। हाँ डिस्प्यूट आता है तब वो प्रॉब्लम आती है, लेकिन जहां तक संभव हो तो अगर लो की बात नहीं आती है तो वहां ओरली भी क्या है, ट्रांसफरेबल माना जाएगा। सेक्शन 10 देखो। सेक्शन 10 कहता है अन्य संक्रमण अवरुद्ध करने वाली शर्तें हैं। सेक्शन 10 है, कई बार पूछा जाता है और इसको क्या है, अपने को बहुत अच्छे से समझना है। कंडीशन रिस्ट्रेनिंग एलिनेशन, कंडीशन रिस्ट्रेनिंग एलिनेशन का मतलब अन्य संक्रमण अवरुद्ध करने वाली शर्तें हैं। यानी कोई भी ट्रांसफर किया जा रहा है, अगर उस ट्रांसफर के ऊपर
ऐसी कंडीशन लगा दी जाए कि ये जो आप क्या है ट्रांसफर नहीं कर सकते, यानी उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाए, तो क्या है वो अवरुद्ध करने वाली कंडीशन मानी जाएगी कि अन्य संक्रमण अवरुद्ध करने वाली शर्तें। क्योंकि ये जो वर्ड है ना, ये जो लॉ के वर्ड है वो थोड़े से हार्ड है हिंदी वाले, इंग्लिश वाले भी देख लो। कंडीशन, ऐसी कौन सी कंडीशन है जो रिट्रेनिंग एलिएशन करती हैं, यानी संक्रमण को जाने से रोकती हैं, इसकी हिंदी ये होगी। यानी साथ में लिखते भी जाओ भले ही कि ऐसी कौन सी कंडीशन या शर्तें हैं जो कि प्रॉपर्टी को ट्रांसफर होने से रोकती हैं। जहां की संपत्ति ऐसी शर्त या मर्यादा के अधीन है, यानी ऐसी कोई कंडीशन है या किसी मर्यादा के अधीन है, तो अंतरित की जाती है। जो अंतरिती या उसके अधीन दावा करने वाले व्यक्ति को संपत्ति में अपने हित को अलग करने या वर्णित करने से आत्यंतिक अवरुद्ध करती है। यानी आत्यंतिक का मतलब अब्सोल्युटली तरीके से उसको क्या है आगे जाने से रोक रही है, अवरुद्ध करती है। वहां ऐसी शर्त या आपकी वॉइस ही नहीं आ रही मुझे, इसको हो रही है। एक बार लेफ्ट करके रीजॉइन कर लो, वो इधर से ठीक आ रही है। हो सकता है आपके नेटवर्क में इश्यू होगा। हाँ देखो, आत्यंतिक अवरोध करती है वहां ऐसी। रिपीट कर दो सर। हाँ रिपीट ही कर रहा हूं मैं, बार बार एक वर्ड को 3 बार बोलता हूँ। रीजॉइन करोगे तो इतनी देर में वापस आ जाओगे। यानी आत्यंतिक अवरोध करती है वहां ऐसी शर्त या मर्यादा शून्य है, सिवाय ऐसे पट्टे की दशा में जिसके की वह शर्त पट्टा करता या उसके अधीन दावेदारों के फायदे के लिए हो। यानी ये कहना चाहता है सेक्शन 10 कि ऐसा कोई भी प्रॉपर्टी जो कि ट्रांसफर की जा रही है और उस ट्रांसफर को जाने से रोकने वाली कोई कंडीशन है, तो उस कंडीशन को के तहत बाद में भी अगर वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई है तो वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं मानी जाएगी, वो शून्य मानी जाएगी। यानी क्या कहा जाएगा, वो शून्य या वॉइड मानी जाएगी, ये कहना चाह रहा है। तो एक बार लैंग्वेज दोबारा देख लो, ये कहना चाहता है जहां की संपत्ति ऐसी शर्त या मर्यादा के अधीन अंतरित की जाती है और जो अंतरित या उसके अधीन दावा करने वाले व्यक्ति को संपत्ति में अपने हित को अलग करने या वर्णित करने से आत्यंतिक अवरुद्ध करती है, यानी अब्सोल्युटली वो प्रॉपर्टी नहीं जा रही है, तो वहां क्या कंडीशन आएगी, वहां वह कह रही ऐसी शर्त या मर्यादा क्या होगी, शून्य होगी। ऐसी शर्त वो क्या है, शर्त शून्य होगी, कंडीशन शून्य होगी, सिवाय अगर किसके सिवाय, एक्सेप्ट का मतलब ऐसे पट्टे की दशा के जिसमें वह शर्त पट्टा करते या उसके अध्ययन दावे के फायदे के लिए हो। अगर वो जो प्रॉपर्टी किसी के फायदे के लिए जा रही है और वहां पे ऐसी कोई कंडीशन लगाई जा रही है तो वो कंडीशन क्या है, शून्य मानी जाएगी। तो उसका उल्टा अपन करके पढ़े, अगर उल्टा ये कह रहा है कि वो प्रॉपर्टी किसी के फायदे के लिए नहीं जा रही है और फिर वो कंडीशन लगाई जा रही है तो वो ट्रांसफर शून्य माना जाएगा, वो प्रॉपर्टी शून्य मानी जाएगी। तो अपने को इसको दोनों तरीके से इसको पढ़ना है। यानी इस सेक्शन 10 को बहुत अच्छे से समझना है कि क्वेश्चन ये बन के आता है कि कब कोई प्रॉपर्टी में अब्सोल्युटली शर्त या कंडीशन लगाई जा सकती है या कब कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं की जा सकती। तब आपको इसमें क्या की पॉइंट आप बना करके लिखोगे कि हेडिंग डालोगे कि प्रॉपर्टी क्या है, मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है, वो अब्सोल्युटली यानी आत्यंतिक रूप से जानी चाहिए, ऐसी कोई कंडीशन होनी चाहिए जो कि अनलॉफुल तरीके से है। तब अगर वो बेनिफिट या गुड फेथ में प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी, कंडीशन क्या है, शून्य मानी जाएगी। इसका उल्टा अगर क्वेश्चन बन के आता है तो अगर बेनिफिट के लिए प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो रही है तो कंडीशन वैलिड मानी जाएगी, प्रॉपर्टी क्या है, शून्य मानी जाएगी। तो इस तरीके से आपको दोनों तरीके से इसको क्वेश्चन को तैयार करना है। अब देखो सर, इसकी कोई एग्जांपल बता सकते हैं आप? हाँ एग्जाम्पल बताएंगे, एक बार अपने जैसे ये नीचे प्रोवाइडेड पढ़ के फिर एग्जाम्पल भी डालेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें परंतु प्रोवाइडेड क्या कह रहा है, प्रोवाइडेड कह रहा है कि प्रोवाइडेड दैट प्रॉपर्टी में बी ट्रांसफर्ड टू और फॉर द बेनिफिट ऑफ ए वोमेन नॉट बीइंग ए हिंदू, मोहम्मदन और बुद्धिस्ट, so that she shall not have power during her marriage to transfer or charge the same of her beneficial interest therein।
प्रोवाइडेड में ये कहता है कि संपत्ति किसी स्त्री को या उसके फायदे के लिए इस प्रकार अंतरित की जा सकेगी कि उसे अपनी विवाहित स्थिति के दौरान उस संपत्ति को या उसके अपने फायदे के हित को अंतरित या भारित करने की शक्ति न होगी। यानी इसमें ये एक एग्जाम्पल डाल के आपको समझाना चाह रहा है। इससे अगर नहीं आता है तो इसका मतलब ये कहना चाहता है कि यानी ए नाम का कोई व्यक्ति है, वो ये प्रॉपर्टी बी नाम के व्यक्ति को क्या करता है, ट्रांसफर करता है। प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफर कर रहा है, और वो जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है तो ये कह रहा है कि यानी ये प्रॉपर्टी आप क्या अपने जीवन काल में यूज करोगे, लेकिन ये प्रॉपर्टी आपकी पीढ़ी को नहीं जानी चाहिए। अगर वहां पे पीढ़ी के फायदे के लिए कंडीशन लगा रहा है, यानी फायदे के लिए वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है तो ट्रांसफर हो जाएगी आगे, वो कंडीशन अनवैलिड होगी। ठीक है, ये कहना चाहता है कंडीशन इनवैलिड मानी जाएगी, प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी। लेकिन इसके उल्टा अगर कंडीशन लगा रहा है, सेकंड ये कह रहा है कि ये प्रॉपर्टी मैं आपको दूंगा लेकिन आपके हस्बैंड को पहले डेथ करनी पड़ेगी, तो वहां पे प्रॉपर्टी तो ट्रांसफर हो जाएगी लेकिन कंडीशन वो इनवैलिड हो जाएगी। तो दोनों लैंग्वेज में आपको इसको पढ़ना है कि एग्जाम्पल है वो कैसे भी आपको जो क्वेश्चन है कैसे भी बन के आ सकता है कि कब कंडीशन वैलिड होगी, कब कंडीशन इनवैलिड होगी, प्रॉपर्टी ट्रांसफर मानी जाएगी, कब ट्रांसफर नहीं मानी जाएगी। तो इस तरीके से आपको क्या इस क्वेश्चन को समझना है, और एग्जाम्पल एक लॉफुल होना चाहिए, एक अनलॉफुल तरीके से डालना अपने को। सर ये मैटर जो है सिर्फ फीमेल के लिए है? नहीं, किसी के भी लिए हो, ये एक एग्जाम्पल दिया गया है, ये तो यानी कंडीशन डाल के एक एग्जाम्पल समझाया गया है, किसी के लिए भी अप्लाई हो सकता है ये। एक बार रिपीट करना। देखो यानी एग्जाम्पल हमने ये लिया है, सेक्शन हमारा 10, देखो क्या कहना चाह रहा है, सेक्शन 10 को एक बार दोबारा समझो। ये कहता है कि कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि ट्रांसफर की जा रही है, उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहे हैं तो उस पर कुछ कंडीशन लगाई जा रही हैं। अगर वो कंडीशन क्या है, कंडीशन अगर वैलिड है, तो वो ट्रांसफर क्या है, वैलिड माना जाएगा। पहली कंडीशन तो ये है कि प्रॉपर्टी के ऊपर अगर ट्रांसफर की जा रही है, कंडीशन वैलिड है तो ट्रांसफर भी वैलिड माना जाएगा, कंडीशन भी वैलिड मानी जाएगी। सेकंड ये कह रहा है कि अगर कोई ट्रांसफर ऐसा किया जा रहा है और कंडीशन इनवैलिड लगा रहे हो, तो कंडीशन इनवैलिड है तो ट्रांसफर तो वैलिड माना जाएगा, लेकिन कंडीशन वो है शून्य मानी जाएगी, वॉइड मानी जाएंगी, कंडीशन उस पर अप्लाई ही नहीं की जाएंगी, लेकिन प्रॉपर्टी पूर्णतः ट्रांसफर हो जाएगी। अब हमने एग्जाम्पल ये लिया है कि मान लीजिए, देखो मैंने एग्जाम्पल ये लिया है कि ए व्यक्ति ने बी महिला को ये कहा कि मैं आपको ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा हूं और ये कंडीशन लगा रहा हूं कि ये आपके उत्तराधिकार में नहीं जानी चाहिए। तो वहां पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी उसने, तो वो उत्तराधिकार में तो जाएगी। अब कौन रोक सकता है, ये तो सनातन सत्य या रूल है हमारा लॉ का कि उत्तराधिकार को जाएगी। अब वहां पे वो दूसरी कंडीशन लगा रहा है कि मैं आपको ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा हूं लेकिन आपके हस्बैंड की क्या है, डेथ करनी पड़ेगी। तो यहां पर प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल मानी जाएगी, लेकिन कंडीशन है वो अनवैलिड होगी, शून्य होगी। में आपको इस तरीके से इस एग्जाम्पल को दोनों तरीके से तैयार करना पड़ेगा। यानी वो एग्जाम्पल आप कोई भी और भी उठा सकते हो, यहाँ पे कंडीशन इनवैलिड होनी चाहिए, एक बार तो वैलिड होनी चाहिए, एक बार इनवैलिड होनी चाहिए, दोनों तरीके से इसको अपने को समझना है। ठीक है, क्लियर हो गया? सर आपने पहले बताया था ना कि जैसे एक तो सर ये हो गया कि कंडीशन इनवैलिड है तो ट्रांसफर वैलिड होगा और कंडीशन को वॉइड कर दिया जाएगा। हाँ। और सर जो दूसरा वाला, इससे पहला वाला पॉइंट था वो ये था कि कंडीशन अगर सर वैलिड है, हाँ, तो ट्रांसफर भी वैलिड ही होगा। हाँ, कि ट्रांसफर सिचुएशन में इनवैलिड हो सकता नहीं, है? वैलिड होगा। अगर कंडीशन वैलिड है तो ट्रांसफर वैलिड ही माना जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, तो वहां पे कंडीशन है शून्य नहीं मानी जाएगी। यही बात कह रहा है कि देखो यहाँ पे कंडीशन है ना, शून्य कब मानी जाएगी, अगर अवरुद्ध करने वाली है, यानी उसको जाने से, पूर्णतः जाने से संपत्ति को रोक रही है, तब कंडीशन अनवैलिड लगाई जा रही है तो कंडीशन ही शून्य मानी जाएगी, प्रॉपर्टी को नहीं रुकेगी, प्रॉपर्टी जाएगी अगले के पास।
जो हमने ये जो पहले वाली ली थी एग्जाम्पल, हम्म। कि उसने बोला कि लेडी को प्रॉपर्टी तो दे देंगे लेकिन तेरे अपने बच्चों को नहीं जानी चाहिए। हाँ हाँ, ये हाँ। तो उसमें अगर कंडीशन वैलिड दे देता है हाँ, तो फिर वो कि इस वजह से बच्चे स्पॉइल कर देते हैं या नशा वगैरह करते हैं तो खत्म कर देंगे, इसलिए कंडीशन वैलिड है कि बच्चों को ना दी जाए, हाँ तो फिर ट्रांसफर भी फिर रुक जाएगा। हाँ, अगर वो ऐसी ऐसी कंडीशन लगा रहा है कि जैसे वो बेचेंगे या कि कहीं मिस यूज करेंगे, तब वो क्या कंडीशन, फिर वो क्या है, कंडीशन वैलिड मानी जाएगी। फिर वो प्रॉपर्टी उसी जिसके पास है उसी के पास रहेगी, जिसको ट्रांसफर होगी ट्रांसफर तो हो जाएगी, लेकिन वो आगे ट्रांसफरेबल नहीं होगी। ठीक है सर। ठीक है ना। हाँ जी। सर उसके जीते जी ना उसके बच्चों को ट्रांसफर नहीं हो सकता, उसके मरने के बाद तो उनके बच्चों को राइट रहेगा ही उस प्रॉपर्टी पे। नहीं, देखो वहां पे कंडीशन पे डिपेंड करता है। कंडीशन ये है कि उसने ये डाल दी कि आपके बच्चे इसको बेच के मिसयूज नहीं कर लें, या दारू वगैरह नहीं पी लें, या कोई और कहीं नहीं कर लें। तो अगर वहां पे ऐसी कंडीशन है तो फिर उसको मिसयूज करने के उद्देश्य से उसके बच्चे के पास जा रही है तो रुक जाएगी प्रॉपर्टी वहीं। और वो प्रॉपर्टी किस में जाएगी, बाद में स्टेट के पास आ जाएगी। स्टेट क्या है, अपने आधिपत्य में ले लेगा उसको, यानी उसके पास नहीं रहेगी। जैसे ही वो एक्सपायर होगी तो वो के राजगामित्व के पास आ जाते हैं वो प्रॉपर्टी। ओके सर। ठीक है, हिंदू लॉ में हम पढ़ते हैं तो वहां आ जाती है। राजगामित्व से आपका क्या मीनिंग है? सर इसमें हम ये लिख सकते हैं, जैसे हमने ये वाली एग्जांपल लिख दी तो इसमें लिख देंगे हम ये सारी बात कि अगर उसकी डेथ के बाद हाँ ये स्टेट के पास जाएगी। हाँ बिल्कुल। अगर क्वेश्चन वो किस तरीके से आपको पूछ रहा है, बड़ा पूछ रहा है, तब आप वो सारा हिंदू लॉ की इनकी बातें लिखोगे तभी तो बड़ा होगा, नहीं तो इसको 4 लाइनों को बड़ा कैसे करोगे? ठीक है ना। ठीक है सर। हाँ, यानी क्वेश्चन को बड़ा करने का तरीका यही है कि लिंकिंग करते हुए दूसरे एक्ट से हम क्या करेंगे, उसको लिंक करके उसको बड़ा करेंगे। लॉ का यही नियम होता है कि हमने एक किताब पढ़ ली ना तो उससे मेरे को ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ मेरे को सब कुछ आने लग गया। ऐसा नहीं होता है कि उसके जो अलग अलग जो एक्टों में क्या क्या प्रोविजन है, उस प्रोविजन के तहत उसको अप्लाई करवाना पड़ता है, तब जाकर के वो क्या है, सही माना जाता है। हाँ, अब देखो सेक्शन 11 क्या कह रहा है। तो यही तो इसका है कि टीपी एक्ट वैसे बहुत आसान है, सिंपल लैंग्वेज में इसको समझा जाए तब तो बहुत आसान है, लेकिन अगर थोड़ा सा इसको टेक्निकल तरीके से अगर देखते हैं ना तब थोड़ा सा क्या हार्ड पड़ता है। अब देखो सेक्शन 11 क्या कर रहा है। 11 क्या रहा है, उत्पादित हित के विरुद्ध निर्बंधन। उत्पादित हित, उत्पादित का मतलब रिस्ट्रिक्शन रिप्यूटेंट टू इंटरेस्ट क्रिएट, यानी उत्पादित हित के विरुद्ध निर्बंधन। कि अब उसका क्या हित उत्पादित हो रहा है, यानी हित इंक्रीज हो रहा है, तो उसके विरुद्ध क्या है, अगर कंडीशन लगा दी गई है तो क्या प्रॉपर्टी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। जो अब हम सेक्शन 10 को अच्छी तरीके से समझ के आए हैं, उसी के ऊपर क्या है, ये उसका प्रोवाइडेड है। एक तरह से कह रहा है कि जहां की संपत्ति के अंतरण पर उस संपत्ति में किसी व्यक्ति के पक्ष में, जहां की संपत्ति के अंतरण पर उस संपत्ति में अगर कोई प्रॉपर्टी क्या है, ट्रांसफर हो रही है, और उस प्रॉपर्टी में किसी व्यक्ति के पक्ष में, यानी किसी व्यक्ति के फेवर में आत्यंतिक सृष्ट किया जा रहा है, यानी जो उसका हित है वो एब्सोल्यूट या इंक्रीज हो रहा है, तो किंतु फिर क्या कह रहा है, किंतु अंतरण के निर्बंधन निर्देश करते हों, और जो ट्रांसफर हो रहा है उसके ऊपर क्या कुछ कंडीशन अप्लाई की जा रही है, या उस पर डायरेक्शन दिए जा रहे हैं कि वह ऐसे हित का किसी विशिष्ट रीति से उपयोग करे। अगर वहां पे किसी विशिष्ट या पर्टिकुलर मैनर से उसको उपयोग करे या उसको यूज करे, तो वहां ऐसे हित जो ऐसे प्राप्त हो और वहन करने का हकदार होगा मानो कोई निर्देश था ही नहीं। यानी सेम सेक्शन 10 और 11 एक साथ पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये लैंग्वेज क्या कहना चाहता है, ये कहता है जहां पे ऐसी कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा रही है और उस प्रॉपर्टी में किसी व्यक्ति का क्या इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट का मतलब उसके पास आ रही है और वो पूर्ण रूप से आ रही है, तो लेकिन वो उसके ऊपर कुछ डायरेक्शन दे रहा है कि रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है कि वह ऐसा किसी विशिष्ट रीति में ही उपयोग करेगा या यूज करेगा। वहां ऐसे हित में अगर वो ऐसा इंटरेस्ट है तो वहां वैनित करने का क्या है, उसको यूज करने का तो राइट होगा, लेकिन कोई निर्देश था ही नहीं, तो और ये माना जाएगा उसने कोई रिस्ट्रिक्शन लगाया नहीं था। अगर कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन
पर्टिकुलर तरीके से अगर कोई उसने मैनर के तरीके की बात की है ना, तो उस मैनर को नहीं अप्लाई किया जाएगा और वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर मानी जाएगी। सेकंड देखो नीचे क्या कह रहा है, इधर इंग्लिश भी साथ साथ पढ़ लेना। अब देखो सेकंड कह रहा है कि जहां की ऐसा कोई निर्देश, ऐसा कोई डायरेक्शन अगर स्थावर संपत्ति के टुकड़े के बारे में है, टुकड़े के बारे में है, उस संपत्ति के दूसरे टुकड़े के फायदाप्रद उपयोग को सुनिश्चित करने के प्रयोजन से किया गया हो, वहां इस धारा का कोई भी बात किसी ऐसे अधिकार पर जो अंतरक ऐसे निर्देश का प्रवर्तन करने के लिए रखता है हो, या किसी ऐसे उपचार पर जो वहां उसके भंग के बारे में रखता हो, प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी। यानी वो क्या, उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा, ये कहना चाहता है। तो सेक्शन 10 ये कहना चाहता है, दोबारा से अगर इसको समझे हमें, तो सेक्शन 10 ये कहता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी किसी व्यक्ति को ट्रांसफर की जा रही है और वो प्रॉपर्टी पूर्णतः उसके पास जा रही है, तो उस पे कोई डायरेक्शन दिए गए हैं और वो डायरेक्शन विशेष तरीके से यूज कर सकता है, तो उस तरीके को वो ये माना जाएगा कि वो डायरेक्शन लगाई ही नहीं गई थी, या उसमें कोई कंडीशन वो इम्प्लीमेंट नहीं होंगी। कब नहीं होंगी? जहां पे कोई ऐसा डायरेक्शन या निर्देश इमूवेबल प्रॉपर्टी के टुकड़े के बारे में है जो दूसरे टुकड़े के फायदाप्रद उपयोग के सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए किया गया है, तो वहां उसकी कोई भी बात ऐसा अधिकार पर जो अंतरक के ऐसे निर्देश का परिवर्तन करने के लिए रखता है, तो उसके ऐसे उपचार जो उसके भंग के बारे में रखता हो, प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी। यहां तक एक बार लैंग्वेज क्लियर होगी सभी को, फिर एग्जांपल देकर के मैं आपको क्लियर कर दूंगा। एग्जांपल दे दो, दोबारा बताना। हाँ जी, एक बार दोबारा बताना सर। देखो अपना जो सेक्शन 11 है वो ये कहना चाहता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफर की गई है और वो प्रॉपर्टी अगले को पूर्णतः जा रही है, लेकिन उस प्रॉपर्टी के जाने के ऊपर कुछ डायरेक्शन लगा दिए गए हैं कि आप इस प्रॉपर्टी को इस तरीके से यूज करना है, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, ये कह रहा है ऐसे आप क्या है नहीं यूज कर सकते, आपको ऐसे यूज करना है। तो वो जो डायरेक्शन लगाया गया ना, तो वो ये माना जाएगा कि ये डायरेक्शन इसके ऊपर अप्लाई ही नहीं हो रहा है, ये जो नियम है वो अप्लाई नहीं हो रहा है और वो प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल मानी जाएगी। लेकिन ये कह रहा है कि जहां ऐसा कोई टुकड़ा, वो लेकिन वो टुकड़ा कैसा होना चाहिए? टुकड़ा है वो उससे अटैच होना चाहिए। वो जो टुकड़ा है वो क्या होना चाहिए? अटैच होना चाहिए उस भाग से। टुकड़ा है वो संपत्ति के दूसरे भाग से फायदाप्रद उपयोग को सुनिश्चित करने के प्रयोजन से किया गया हो, और वहां इस धारा की कोई भी बात ऐसे अधिकार पर जो अंतरक कर रहा है, जो ट्रांसफर कर रहा है, उस निर्देश का परिवर्तन करने के लिए रखता हो, यानी उसको इन्फोर्सिबल करने का राइट भी रखता हो। ऐसा उपचार जो भंग करता है, अगर वो भंग कर देता है उस कंडीशन को, तो क्या करेगा? वो प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी, तो वो उसके ऊपर इफेक्ट डालने वाली नहीं समझी जाएगी, ट्रांसफर माना जाएगा। अगर वो रीजनेबल तरीके से कंडीशन है तो वो क्या है, उस पे ब्रीच ऑफ ट्रांसफर को क्या माना जाएगा? ब्रीच ऑफ ट्रांसफर माना जाएगा। मान लीजिए एग्जांपल हम लेते हैं कि यानी कोई प्लाट है, यानी प्लाट है 25-50 का या 25-100 का, तो 25-100 का है तो 25 में से आधा भाग क्या है वो बेचना चाह रहा है, और उसका गेट जिस तरफ है, उस व्यक्ति का गेट है, वो ये कंडीशन लगाता है मैं ये प्लाट तो बेच रहा हूं लेकिन मेरे सामने गेट मत निकालना, गेट आप उधर निकालना, उस साइड आप गेट निकालना। तो वो अगर उसके सामने गेट निकाल रहा है तो वो कंडीशन वैलिड मानी जाएगी। अगर वो दूसरी तरफ निकाल लेता है तो वो प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल मानी जाएगी। बस इसमें इतना सा अपने को समझना है। ठीक है, सेक्शन 11 सभी को क्लियर हो गया? सर एग्जांपल रिपीट कर दो। हाँ, मेरा नेटवर्क इशू चल रहा है। अच्छा, हाँ आपके नेटवर्क, आपकी वॉइस कट हो जाती है। हाँ आज इश्यू है नेट का आपके उधर। देखो एग्जांपल ये कहना चाहता है कि जैसे कोई प्लॉट है और उस प्लॉट में से आधा प्लॉट कोई व्यक्ति बेचना चाह रहा है और उस प्लॉट को आधा बेचना चाहता है, तो वो ये कह रहा है कि या तो ये रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि मेरे गेट के सामने गेट मत निकालना, मैं प्लॉट तो आपको बेच रहा हूं लेकिन आप उधर इसको गेट निकाल देना दूसरी तरफ है। तो वो दूसरी तरफ निकाल रहा है तो वहां पे ट्रांसफरेबल वैलिड माना जाएगा और कंडीशन भी वैलिड होगी। और यहाँ पर उसके सामने निकाल देता है तो वो कंडीशन का ब्रीच कर रहा है, तो ट्रांसफरेबल क्या है,
यानी उसके हित से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे कंडीशन वैलिड मानी जाएगी, ट्रांसफर पर भी वैलिड माना, ट्रांसफर है वो इनवैलिड माना जाएगा। ये अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। सर इनवैलिड तो यही होगा ना कि वो बंदा उसको ट्रांसफर करेगा ही नहीं फिर, क्योंकि अगर वो कह रहा है कि नहीं मुझे यहीं पे गेट रखना है हाँ तो हाँ, फिर वो उसको हाँ होगी ही नहीं ट्रांसफर, मतलब उनका मैटर ही नहीं कंटिन्यू होगा। हाँ कंटिन्यूस नहीं होगा नहीं, या ये भी कह सकता है जैसे वो ये जैसे लीज से संबंधित बात आ जाती है कि आप है ना बिल्डिंग ऐसे बनाना कि सूर्य का जो प्रकाश आता है ना वो मेरे आने से रुके नहीं। अगर वो उस सूर्य का प्रकाश है जो लीज ऑफ राइट है वो अगर रोक देता है तो वो ट्रांसफरेबल वैलिड नहीं माना जाएगा, कंडीशन वैलिड मानी जाएगी, ठीक है। सर मेरा मतलब है कि हाँ, हाँ। अगर किसी ऐसा होता जैसे कोई बिल्डिंग बन रही है अगर, हाँ तो उसका परचेज कर रहा है उसका भी यही चीज है कि मुझे यही जगह पर मेरी बिल्डिंग बनेगी ही ऐसे, तो वो ए पार्टी कह रही है कि नहीं हमारी तो सूरज की रोशनी रुक जाएगी अगर तो ऐसे करेगा, तो फिर तो सर एक तरह से उनकी डील ही कैंसिल हो गई ना सारी। हाँ होगी, लेकिन कई बार ये होता है प्लॉट खरीद लेते हैं लेकिन बाद में यानी 10 साल बाद में कोई बिल्डिंग बना रहा है तो फिर वहां पे कंडीशन क्या होगी, यानी कंडीशन तो लगाई थी उसने 10 साल पहले, तो बाद में उसका हाँ अभी जी। तो मकान बनाने का कोई मूड नहीं है, बाद में बनाने का हुआ तो बाद में वो ब्रीच कर रहा है तो वहां पे कंडीशन वो अप्लाई करवाई जा सकती है। तो सर फिर अगर उसका अभी डील तो उनकी हो गई, प्रॉपर्टी भी बिक गई, हाँ तो अभी उसने घर भी बना लिया, उसकी रोशनी घर की भी आनी रुक गई, तो अब क्या होगा मतलब? नहीं वो जब बन रही है तो उसी समय रोक देगा ना, डीड नोट में लिखा जाएगा, ये कंडीशन डाली जाएगी उस समय कि ऐसे मैं बेच रहा हूँ मेरे पार्ट का हिस्सा है लेकिन भविष्य में अगर ये बिल्डिंग बनाएगा तो ये कंडीशन अप्लाई की जाएगी, अगर वो ब्रीच करता है तो वहां फिर रुक जाएगी वो।